हम यूज़ करते हैं, जैसे धरती पे 8 बिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, हुँ, सब एक दूसरे से अलग हैं। मतलब 2 इंसान सेम नहीं है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ देयर माइंड, कि सबका माइंड अलग-अलग चलता है ना? और ब्रेन की अगर हम बात करें, तो ब्रेन एक एनाटॉमिकल ऑर्गन है, जो हमारे हेड में है और स्कल में है, और इट इज़ अमंग ऑल द ब्रेन सब में है, जैसे कि एनिमल से देखो, और मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन जो ह्यूमन में है, हुँ, ह्यूमन हुँ। ब्रेन, दैट इज स्ट्रक्चरली तो सब में सेम है, बट फिर भी हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। जैसे हार्ट अपन बदल के दूसरे का लगा देते हैं, किडनी दूसरे का लगा देते हैं, लिवर दूसरे का लगा देते हैं, लेकिन ब्रेन नहीं लगा सकते, बिकॉज इट इज द माइंड विच डिफरेंशिएट बिटवीन टू पर्सन्स। तो ब्रेन एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म यूज करते हैं, और माइंड जो एक इंसान है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे सोच से एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके लिए हम माइंड यूज करते हैं। सर, हम्म, आपने एम्स न्यू दिल्ली से एमबीबीएस किया। एम्स न्यू दिल्ली से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर्जरी के अंदर। हम्म, एम्स अपने आप में एक लोगों का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। हम्म। आपकी वहाँ की जर्नी कैसी रही? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अ, मैं ये मानूंगा कि मैं 11 साल एम्स में रहा, और एक डिकेड, जो बोलते हैं कि 10 साल में एक दशक होता है, वो मैंने एम्स में बिताया। और इट इज़ द मोस्ट, अगर ये मान लो कि इस लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का बोलें, तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स से करी। एम्स में जब मेरा एंट्रेंस हुआ था 2005 में, उस साल दैट वाज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ एम्स, कि 50 साल हुए थे एम्स को पूरे। अच्छा, एंड बाय लक, जब मैं निकला 2015-16 में, वो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के गोल्डन जुबली थे, कि 50 इयर्स। तो मैंने और दोनों साल जब मैं गया था, उस साल भी, क्योंकि जब 50 साल पूरे होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत, तो मेरा लगाव और भी स्पेशल रहा एम्स से। जो मैंने एम्स को समझा, जैसा हम तैयारी करते वक्त पढ़ते हैं कि एम्स कैसा कॉलेज है, एक क्यूरियोसिटी में, तो उससे भी एक्सपेक्टेशंस से, उससे भी बेहतर, उससे भी इंटेलिजेंट टीचर्स, कलीग्स, जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त थे, सब ब्रिलियंट, क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ इंडिया। एजुकेशन के टाइम पे भी मज़ा आया, और ट्रेनिंग के टाइम पे भी हमेशा यही फीलिंग आती थी, शायद वर्ल्ड में अगर कोई आप सबसे बेस्ट ट्रेन हो रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए, तो वो ट्रेनिंग आपको मिल रही है, वो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, एंड दे मेक यू रियलाइज दैट स्काई इज़ द लिमिट, कि आपके लिए आसमान छूने का अवसर है, आप छू सकते हो अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और डेडिकेशन रखते हैं। तो एम्स आपको प्लेटफॉर्म देता है कि देर इज़ नो अपर लिमिट दैट हाउ मच यू कैन अचीव इन दिस फील्ड। सर अभी आपने बताया एम्स न्यू दिल्ली ब्रिलिएंट बनाती है लोगों को। लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है कि एम्स या कोई सा भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, वो कैसे ब्रिलिएंट बनाता है? वहाँ पे तो लोग पहले से जो ब्रिलिएंट होते हैं, वही तो लोग जाते हैं। तो उसमें जैसे आप कई लोग कहते हैं कि वहाँ के टीचर्स ने हमें ब्रिलिएंट बनाया, टीचर्स कहते हैं कि हम यहाँ से ब्रिलिएंट लोग बना के निकालते हैं। वहाँ पे तो ऑलरेडी ब्रिलिएंट जा रहे हैं जिनका दिमाग बहुत अच्छा है। नहीं, देखो, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं जो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, लेकिन उनकी प्रतिभा इसलिए नहीं निखर पाती, हुँ। है ना? तो जो एम्स में आप पे उठ रहे हो, किस टाइम पे आपका खाना-पीना, तरीका सोने का, ये भी मुझे पेरेंट्स से बहुत सीखने को मिला, कि जो मैं मेरी मदर को स्पेस, तो वो हमेशा के लिए क्योर हो जाते हैं। तो जो कारण है इनका, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, लीफ-रोमेनी, हुँ। ये तो सिंड्रोम्स हैं जिनमें कि ब्रेन ट्यूमर होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। कुछ फैमिली हिस्ट्रीज़ होती है, जैसे मेनिंजियोमा में, मेनिंजियोमाज़ हैं इनमें। लेकिन जो ग्लायोब्लास्टोमा है, जो मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ कैंसर है ह्यूमन का, नॉट ओनली हुँ। ब्रेन, पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे डेंजरस, डेडली कैंसर अगर जिसको मानते हैं ग्लायोब्लास्टोमा में, वो स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक मीन्स किसी को भी हो सकता है, आगे-पीछे से कोई संबंध नहीं है। किसी हैबिट से भी कोई ज़्यादा संबंध नहीं देखा गया है। हुँ। आजकल मैं स्टडी देख रहा था, एक यूएस में स्टडी पब्लिश हुई है कि सीटी स्कैन्स और रेडिएशंस, दे इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स इन द लेटर लाइफ। ओके, तो फिर मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशंस में करवाते हैं, ये सब उनके लिए बहुत हार्मफुल है। हाँ, हाँ, यस। तो इसमें हमें बहुत, स्पेशली यंगर किड्स में, 3 साल से छोटे बच्चों में, इनमें हमें बहुत कॉशियस, मिनिमम से मिनिमम जाँचें करनी चाहिए, और उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है एमआरआई, तो उसमें रेडिएशंस नहीं होते। कौन-कौन सी इसमें टेस्ट में रेडिएशंस नहीं होती है, जो ब्रेन ट्यूमर नहीं उससे डेवलप होता है?
नहीं, ब्रेन के जो टेस्ट है जिसमें एमआरआई इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ये मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, तो इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है। अभी आपने बताया मैलिग्नेंट जो सबसे कॉमन है, इसके अलावा और कौन-सा टाइप होता है इसका? अगर जो ग्लायोमाज है, ब्रेन ट्यूमर जिनको ग्लायोमा जो मोस्टली जिससे कोरिलेट करते हैं, कहीं पे भी टॉक होती है, तो ग्लायोमा में 1 2 3 4 ग्रेड्स है। 4 सबसे डेडली, 1 2 3 1 बिल्कुल बिनाइन कि एक बार निकल गया तो शायद क्योर ही मानो, 2 और 3 मिडल, ओके, ये होता और है। 4th? 4th तो ग्लायोब्लास्टोमा है जो सबसे डेडली कैंसर है। उसमें तो हम बस ये कोशिश करते हैं कि मरीज को बिना कोई ऐसे डेफिसिट करे हुए क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हुए जितना सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं, वो एडवांटेज है। ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइन होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को पता रहे कि ये मुझे साइन आ रहे हैं तो मुझे तुरंत कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के जो हैं अर्लीस्ट साइन जो बोलते हैं हम पिक कर सकते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन इज हेडेक, हुँ, सर में दर्द रहना। हुँ, और हेडेक बहुत कॉमन है, हर किसी को ऑलमोस्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने डर के घूमे कहीं मुझे ट्यूमर तो नहीं हो गया। तो हेडेक स्पेसिफिकली जो कि मॉर्निंग में वर्स होती है, कि सुबह अच्छा। उठते ही सर में दर्द होना। सुबह उठने के बाद हर किसी को फ्रेश सी लगता है, लेकिन आपको रात भर सोने के बाद और भी हेडेक और बढ़ जा रहा है आपका। और फिर उसके बाद टिपिकल है कि एक उल्टी आ जाए, हुँ, और उल्टी आते ही हाँ मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ये एक फीचर है कि दिमाग में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है ओके। ना। और जब ये सिर दर्द, जैसे अब देखते जाएं ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे आंखों की रोशनी में कमी, किसी एक तरफ से सुनने में कमी, दोनों तरफ से नहीं, किसी एक तरफ से सुनने में कमी, अच्छा। चलने में लड़खड़ाहट आने लग गई है, कोई एक हाथ सुन रहने लग गया, एक पाँव सुन रहने लग गया, है ना। और जैसे याददाश्त में कमी, फॉरगेटफुलनेस, हुँ, आपकी पर्सनैलिटी में धीरे-धीरे बदलाव देखे जा रहा है। अचानक से 40 साल की उम्र में जब सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में धीरे-धीरे मतलब आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, हुँ, है ना? हुँ, और कपड़ों में लैट्रिन पेशाब हो जा रहा है। वो तो बहुत लेट स्टेज पे होता है, लेकिन जैसे कि शेविंग नहीं बना रहे हो, हुँ, है ना? इंटेंशनली ग्रूमिंग नहीं कर रहे हो, और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। ये सटल साइन भी होते हैं जो ब्रेन के, जैसे पर्टिकुलरली फ्रंटल लोब में ऐसा है। हुँ, ऑक्सीपिटल में है तो विज़न का होगा, अच्छा। ओके? लेफ्ट टेम्पोरल में है तो मेमोरी का होगा, लेफ्ट फ्रंटल में है तो स्पीच, जैसे बोलने में लड़खड़ाने लग गए। ये सारा तो ब्रेन के कौन से हिस्से में लोकेटेड है। लेकिन बेसिक एनी हेडेक व्हिच इज़ वर्स इन द मॉर्निंग एंड एसोसिएटेड विद द वॉमिटिंग, हुँ, और जो बेसिक फंक्शंस हैं, तो इस मीन्स आपको एक बार बेसिक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, और हुँ, एक बार तो एमआरआई ब्रेन करा के देख लेना चाहिए कि कहीं कुछ दिमाग में गड़बड़ तो नहीं अच्छा। मतलब अगर मेरे को ये सिम्पटम हो रहे हैं मान लो, है। तो ज़रूरी थोड़ी है ट्यूमर के, ये नॉर्मल किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं? हाँ, कभी-कभी देखो, हेडेक मैंने जैसे आपको बताया बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, बहुत बड़ी बहुत सारी समस्याओं की वज़ह से हेडेक हो जाती है, कि स्ट्रेस में भी आदमी के सेम चीज़ें हो सकती हैं, हुँ, है ना? हुँ, एंग्ज़ायटी में भी सेम चीज़ें हो जाती हैं कभी, क्योंकि मेरा हाथ सुन्न हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसीलिए एमआरआई वगैरह इन्वेस्टिगेशंस बनाई गई हैं, कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, जब आपका माइंड आपको लगता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आपको ये तकलीफ़ हो रही है, हुँ। तो उस टाइम पे ये टेस्ट कराना आप रूल आउट कर सकते हो कि ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिसको आप जल्दी डिटेक्ट कर लो, तो हो सकता है पूरा क्योर हो जाए इसका। ब्रेन की सर्जरीज़ होती है, काफ़ी लॉन्ग सर्जरीज़ होती है। कई सर्जरी 10 घंटे की होती है, कई होती है 6 घंटे की। तो आप अपने आप को कैसे कंसंट्रेट करके रखते हो उस टाइम? जो एक्चुअली में अगर मैं बताऊँ तो ब्रेन की सर्जरीज़ वो 1 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी होती है मेरे दिमाग में तो। तो जैसे पेशेंट को देखते हैं, हम प्लान करते हैं कि इनको कल ऑपरेट करना है, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड होता हूँ कि नेक्स्ट डे मेरे को कितना आवर्स लगना है। ऑलमोस्ट पता चल जाता है एमआरआई देख के कि इस ट्यूमर में 6 घंटे लगेंगे, इसमें 10 घंटे लगेंगे, या ये 3 घंटे में हो जाएगा, वो चीज़। लेकिन सर्जरी जब एक्चुअली में स्टार्ट होती है, वो इट इज़ अ टीम स्पोर्ट। इसमें मेरे अच्छा, साथ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी होते हैं। मेरी टीम में जैसे मेरे पर्सनल असिस्टेंट है, फिजिशियन असिस्टेंट किरण सैनी जी, उल्लास, और सीताराम जी एनेस्थीसिया असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन। इन लोगों ये लोग भी 10 घंटे ही सर्जरी कराते हैं, और तो दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड। मैं 1 दिन पहले बता देता हूँ कि दिस केस माइट गो टिल इवनिंग। तो
जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया, हम जब ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें इस प्रकार से सेट होती है कि हम फर्स्ट ब्रेक सर्जरी खत्म होने के बाद ही लेते हैं। ये इस चीज़ के लिए मैं अपनी टीम को आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू थैंक्स बोलना चाहूँगा कि यू आर विद मी एंड वी आर कैपेबल टू डू ऑल द कॉम्प्लेक्स केसेस पॉसिबल एंड वी आर डूइंग दिस लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज़ विद गुड रिजल्ट्स। अब जब 10 आवर्स की बात है, तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत सालों की मेहनत है। मेरे को 15 साल हो गए न्यूरो सर्जरी में, और अब रिपीटेडली जब एक टास्क को करते जाते हो, तो आपकी वो आदत पड़ जाती है कि वो जो डिफ़िकल्ट लगती थी, आज से 15 साल पहले, आज वो एक रूटीन लगती है। तो अब हमारे